अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल विच हमारा माहौल होता है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं या उनका क्या इफेक्ट्स होता है हमारी लाइफ के ऊपर। तो ये सारा इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को ही डिफाइन कर रहा है। कहते हैं हमारे पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम डील करते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और हम पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और कौन कौन से केमिकल्स हैं। उनकी स्टडी को हम लोग नाम देते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो बच्चे ये हमारे पास केमिस्ट्री की, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो हमारे माहौल के लिए डेंजरस होती है, नुकसानदेह होती है, हम उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रियाँ कहीं पे काम कर रही हो तो वहाँ से धुआं निकल रहा हो, हमारे माहौल को गंदा कर रहा होता है। आप पानी के अंदर ये शॉपर वगैरह फेंक देते हैं तो वो भी हमारे माहौल को ही गंदा करता है। तो कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हमारी इन्वायरमेंट में कौन कौन से केमिकल्स हैं, और दूसरा वो किस तरह से पोल्यूट कर रहे हैं, किस तरह से डेंजरस है हमारे माहौल के लिए। तो इसको हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो बेसिकली वो आगे इसी लाइन को कह रहा है, इट आल्सो कवर्स एडवर्स इफेक्ट। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से केमिकल्स जो है हमारी लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को ख़राब कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, हमारे पास आ जाती है कि किस तरह से हमारे माहौल को, या फिर हमारे कह लें जैसे जानवर, ये कोई कछुआ है जिसका पाँव अटक गया यहाँ पे शॉपर के साथ, किस तरह से वो हमारे हेल्थ के लिए या कह लें कि माहौल के लिए नुकसान दे। लाइक इसी तरह ये हमारे पास सिनेरियो आ जाएगा जब हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करेंगे कि यहाँ पे हम पानी में कह लें सांस लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है हवा में। और दूसरा यहाँ पे पानी में जो हमारे पास आबी जिंदगी है, जो यहाँ पे पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है, उनके लिए कितना नुकसानदेह होता है। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चे हमारा माहौल या हमारी एयर ठीक ना हो तो हमारे पास इस तरह से बिल्डिंग्स जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आज के हम इस चैप्टर में ये सारे इफेक्ट्स देखेंगे कि किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को वो ख़राब कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो पहली 2 से 3 लाइनें बच्चे, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे आ जाए। कहते हैं हम लोग बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट होता है या ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को कह लें आगाही दी जाती है कि, या स्पेशली हम कह सकते हैं लोगों को कह लें, या स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि उनको बताया जाता है आपके माहौल को किस तरह से हमने इसको साफ़ सुथरा रखना है, किस तरह से हमने अपने माहौल को बेहतर बनाना है। तो ये एक उसकी कह लें कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में लोगों को, या जो यूजुअली स्कूल वगैरह में बच्चे जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि हमने अपने माहौल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा ये एक एक्टिविटी भी लगाई जाती है, बताई जाती है, करवाई जाती है कि बच्चे जो है प्लांट्स लगा रहे होते हैं। तो वो एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन उसी में एक कह लें कि अंदर ही ये एक छोटी फील्ड है, छोटी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जहाँ में हम अपने माहौल के बारे में सारा कुछ बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ नुकसानदेह है, किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी इसी का पार्ट है जिसमें हम बताते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं और उसको हम किस तरह से, जो कौन से नुकसानदेह हैं, कौन से अच्छे हैं। तो ये सारे उसके केस में आ जाएगा। ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास जो ज़रूरत है ना वो ये ज़रूरत है कि इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है जिसमें आप लोगों को या बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, प्रोटेक्शन की जा सकती है, इसको ज़रूरत है कि हम इसको फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों तरीकों से इसके ऊपर जोर दिया जाए। फॉर्मल होता है बच्चे जिसमें आप प्रॉपर क्लासरूम में, स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है। नॉन फॉर्मल होता है वो कहीं पे भी ली जा सकती है, वो ग्रुप्स के फॉर्म में आप अपने माहौल से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, तो वो सारा नॉन फॉर्मल में आ जाता है। नॉन फॉर्मल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिविटी लगाई की जाती है कि आप प्लांट्स लगाते हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान में, तो ये एक एक्टिविटी आ जाती है जो नॉन फॉर्मल है, जो क्लासरूम से बाहर है। ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 2 लाइनें इसके आंसर में आ जाएंगी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आप क्या करते हैं। उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप लोगों को या स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपने अपने माहौल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उसको किस तरह से बेहतर बनाना है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक मजीद शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से। यहाँ पे आगे वो कहते हैं जैसे जैसे एक जस्ट आइडिया दे रहे हैं कि इंडस्ट्रियल, जैसे जैसे हमारे पास रेवोल्यूशन आ रही है, तरक्की होती जा रही है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो हमारे पास हमने देखा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हैविक मतलब तबाहकुन होता जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा जो आप लोग जब किसी फैक्ट्री वगैरह को रन करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई कह लें फॉसल फ्यूल्स को बर्न करवाया जाता है। फॉसल फ्यूल्स में बच्चे आपके पास गैस भी हो सकती है, नेचुरल गैस, जैसे जो आपके घरों में भी गैस आती है, कोयला वगैरह को कहते हैं, या पेट्रोल वगैरह को जला के आप क्या करते हैं, कोई काम करवा रहे होते हैं।
होते हैं। तो इन सबको हम नाम देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, कि जिनको जला के आप एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। तो कहते हैं फैक्ट्री वगैरह जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहाँ पे जब इंडस्ट्रियाँ चलती हैं या कोई काम हो रहा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में खारिज हो रही होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में उनको कह लें कि निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट हो रहा होता है, मतलब गंदा हो रहा है। और इतना ज़्यादा हमारे पास समटाइम तो हो जाता है, पोल्यूशन हो जाती है कि हमें सांस लेना भी मुश्किल होता है। कि हम लोग ये बात तो कर रहे हैं कि जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही हैं, धुआं वगैरह पानी हवा में जा रहा है, तो अब हमारा हवा का माहौल जो है वो पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, एयर पोल्यूशन, तो हम कहते हैं कभी कभी तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होता है सर्दियों के मौसम में एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे आप लोग वर्ड सुनते आ रहे हैं स्मोक वगैरह, जिसमें गाड़ियों के पोल्यूशन की वजह से या फिर ये फैक्ट्रीज वगैरह के पोल्यूशन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में स्टक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सांस लेना भी हमारा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उसका ड्रॉबैक क्या है। उसका ड्रॉबैक यही है या डिसएडवांटेज यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कहते हैं इसी तरह से पोल्यूशन का दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लाइफ है वो भी हमारे पास डिस्टर्ब हो रही है। एग्रीकल्चर कह लें या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स खाद्य इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वो ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर ली जाए, या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, तो ये हमारे पास ना डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फसलों वगैरह को, जो कीड़े वगैरह नहीं हो रहे होते जो फसल को खा रहे होते हैं इस तरह से, उनको हम कह लें किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन केमिकल्स को कहते हैं अगर इनका एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ना तो ये हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ह्यूमन मतलब जो एनिमल जो परिंदे उन फ्रूट्स को या उन पत्तों को या उनको खाएंगे तो ये जैसे, और इंसान भी खाते हैं, तो इनका इफेक्ट क्या करता है इस ह्यूमन लाइफ को, या ये जो बर्ड होते हैं एनिमल, इनको भी इफेक्ट कर रहा होता है। कहते हैं समटाइम तो इनके इफेक्ट्स इतने सीरियस हो जाते हैं कि या तो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर हमारे पास क्या होता है कि मतलब जो बर्ड्स वगैरह उन कह लें फ्रूट्स वगैरह को खा रहे होते हैं जिनके ऊपर ये इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स केमिकल का स्प्रे किया जाता है, तो वो उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो कहते हैं इसके अलावा इंसानों में भी नुकसान है इसका, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो कहते हैं इसका सोल्यूशन यही है कि इसको जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन में 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, फिर आपके पास जो पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेज क्या है, फिर आपके पास एक्सेसिव यूज ऑफ इंडस्ट्रियल या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट क्या आता है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन 4 बन रहे हैं। आगे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है कि अगर हमारे पास देखा जाए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन से केमिकल्स या गैसेस पाई जाती हैं, उसके कंपोजिशन आपने बतानी है, और कितने % पाई जाती है कोई सी भी गैस हमारे माहौल में या एनवायरनमेंट में। कहते हैं अर्थ इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ एयर, कि हमारी जो अर्थ है ना इसमें बहुत ज़्यादा एयर है, मतलब हमारे इर्द गिर्द एयर मौजूद होती है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो इस सब को हम लोग नाम क्या देते हैं, एटमॉस्फेयर का। ठीक है, कहते हैं विच मेड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ गैसेज, और इसमें डिफरेंट तरह की गैसेज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा गैसेज होती हैं। और दूसरा एयर हमारे पास एसेंशियल है लाइफ के लिए, चाहे वो इंसानों की ज़िंदगी है, चाहे वो पौधों की है, चाहे वो एनिमल्स की है, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक जैसे पौधों वगैरह को फ्रूट्स वगैरह बनाने के लिए भी कह लें कि गैसेस की ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये सारे कहते हैं जो एयर है वो एसेंशियल है, वो ज़रूरी है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर है। तो कहते हैं इसमें ना डिफरेंट गैसेज होती हैं, कंटेन मोर नाइट्रोजन, इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन होती है, इसके अलावा डिफरेंट गैसेज भी होती हैं। तो नीचे ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट गैसेज और उनकी परसेंटेज बताई हुई है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को ना आप डिवाइड करें मेजर में, जिनकी ज़्यादा मिकदार हमारी एयर में मौजूद होती है, और माइनर जिनकी कम होती है। ठीक है, माइनर का मतलब होता है कम। द अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस वो हमारे पास डिफर कर रही होती है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होती है। और इसके अलावा दिन के टाइम या सीजन टू सीजन, मतलब सर्दियों गर्मियों में हमारे पास डिफरेंट होगी इनकी परसेंटेज, सुबह के टाइम डिफरेंट होगी, रात के टाइम डिफरेंट होगी। तो यूजुअली जो हमारे पास होती है वो ये उसकी परसेंटेज गिवन है। जब मेजर यूजुअली हमारे पास होती है, हमारे पास एयर में ना हमारी नाइट्रोजन मौजूद होती है। कितने % हमारी एयर का नाइट्रोजन होता है, वो 78 होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। इसके अलावा आर्गन जो है वो 0.934 है। माइनर में मतलब वो जो कम मिकदार में होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो 0.04 होती है। नोबल गैसेज होती है जो 18वें ग्रुप की गैसेज होती हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इनकी परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 1% होती है। और वाटर वेपर जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है हमारे हवा में, तो कहते हैं ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी के ऊपर। ये
डिपेंड करता है मौसम वगैरह के ऊपर। जैसे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ह्यूमिडिटी होती है, या फिर जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे नमी होती है। तो ये डिपेंड करेगा जगह के लिहाज से भी, और सीज़न टू सीज़न, मतलब कौन सा गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। डे और नाइट के, मतलब दोपहर के टाइम तो गर्मी होती है तो वहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती, लेकिन अगर आप नाइट के टाइम या दिन के सुबह के वक्त देखें तो सुबह सुबह आपने देखा होगा जैसे पौधों के ऊपर शबनम वगैरह गिरी होती है, तो वो हमारे पास डिपेंड करता है। ये सारी जो इनकी कंसल्टेशन है ये डिपेंड करेगी सीजन टू सीजन, मतलब कौन सा मौसम है, आपके पास दिन का टाइम है, रात का टाइम है, प्लेस टू प्लेस, जगह टू जगह भी आपके पास डिपेंड करेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें आप इसके बारे में लिखेंगे कि असेंशियल पार्ट एंड सो ऑन। उसके बाद आप ये परसेंटेज बताएंगे कि मेजर हमारे पास कौन कौन सी गैसेज होती हैं, माइनर कौन सी होती हैं। और ये याद रखिएगा इनकी जो परसेंटेज है ये डिपेंड करती है आप किस जगह पे बात कर रहे हैं, कराची है या मरी है या फिर लाहौर है, तो डिफरेंट होगी परसेंटेज, ठीक है। सीजन टू सीजन, गर्मियों की बात हो रही है, सर्दियों की बात हो रही है, या डे एंड नाइट, यूजुअली जो डिपेंड कर रहा होता है ये वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही होती है, ठीक। अच्छा, आगे एक्सरसाइज है, कहते हैं एट व्हाट टाइम ऑफ द डे एंड नाइट यू एक्सपेक्ट ह्यूमिडिटी इन टू बी मैक्सिमम। अब कब आपको लगता है कि जो हवा में नमी है वो मैक्सिमम होती है, दिन के और रात के किस टाइम पे? मुझे दोपहर के टाइम तो नहीं होती, हाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है या लेट नाइट होती है, जब टेम्परेचर कम होता है तब ह्यूमिडिटी हवा में ज़्यादा होती है। तो ये देखिए की बुक से इसी का आंसर है। जो ह्यूमिडिटी होती है डिपेंड करती है काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर। यूजुअली ये हाई होती है सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, टेम्परेचर कम होता है। और लोएस्ट होती है, लोएस्ट जब दोपहर का टाइम होता है तब ह्यूमिडिटी नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसी तरह से जब आप रात जैसे जैसे होती जाती है उस टाइम पे भी हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, विच गैस इज रिलीज व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ओपन। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अच्छा ये जो हम लोग ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। इनके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड को ना मतलब मिक्स किया होता है। जब आप ढक्कन खोलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली उसकी वजह से बबल्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वही यहाँ पे इसी चीज़ को आंसर कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर यूजुअली आपने मिक्स की होती है, ठीक है। एक्सरसाइज पे देखते हैं बच्चे इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, कहते हैं क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये देखिए मेन ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आ गया है, ठीक है। तो ये देखें ये आपने इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये उसी का बताया हो कि इसमें लोगों को सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से इन्वायरमेंट को सेव रखना है, इसको किस तरह से बेहतर बनाना है। तो ये 2 लाइनें इसका आंसर होंगी, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉस मैंने बच्चे वो किए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस जो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी हम बाकी टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे। कंस्ट्रक्टेड की तरफ आ जाए, कहते हैं हाउ इज द एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्मफुल फॉर बर्ड्स। कहते हैं किस तरह से बर्ड्स के लिए हार्मफुल होते हैं बच्चे। अगर आप फसलों पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का स्प्रे करेंगे, जब बर्ड्स उसको खाएंगे तो हमारे पास उनके लिए नुकसानदेह होगा। अब उसकी डिटेल बता रहा है कि वो किस तरह से नुकसानदेह होगा उनके लिए। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स होते हैं ना ये हार्मफुल इम्यून केमिकल्स होते हैं। जब इनको आप फूड वगैरह के या पौधों पे स्प्रे करते हैं तो ये फूड चेन के मतलब जो फ्रूट्स के अंदर जो है एंटर हो जाते हैं। लेकिन जब बर्ड्स उनको खाते हैं तो हमारे पास इन्हीं केमिकल्स उन फ्रूट्स में या कंटामिनेटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर केमिकल या उसके ऊपर केमिकल लगा होता है। जब वो बर्ड्स उनको खाते हैं तो वो पॉइजन होता है, उनके लिए जहरीला साबित होता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एक तो या उनकी सडन डेथ हो सकती है या फिर वो कहते हैं हमारे पास उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि जो उनकी रिप्रोडक्शन होती है वो इफेक्ट होती है। किस तरह से वो जो हम अंडे दे रहे होते हैं ना उनका जो शेल होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से कह लें कि जो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा वो वीक होगा, मतलब उनकी आगे ग्रोथ ही नहीं होगी, नस्ल ही नहीं बढ़ेगी, या फिर उनकी सडन डेथ हो सकती है। इसके अलावा कहते हैं जो पौधों के ऊपर जो इंसेक्ट्स वगैरह जिनको बर्ड्स खाते हैं वो इंसेक्ट्स भी नहीं आके बैठेंगे या वो मर जाएंगे। अगर वो ही नहीं होंगे तो फिर बर्ड्स कैसे अपनी ज़रूरत या खाने को कह लें कि पूरा करेंगे। तो हम कहते हैं ये नेचुरल डाइट को भी खराब कर रहा होता है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा होता है। लाइक क्या कि ये डिफरेंट केमिकल्स आप पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं और इसी खुराक को अगर पौधे खाते हैं तो वो जो अंडे देते हैं ना बच्चे, अंडों का ना जो शेल होता है जिनका कवर होता है ये बहुत ज़्यादा थिन होगा, मतलब बहुत पतला होगा, जिसकी वजह से अंडे ये टूट जाते हैं और इनकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब यहाँ से वो बच्चे नहीं निकल पाएंगे, तो हम कहते हैं नस्ल नहीं आगे बढ़ती, या फिर ये परिंदा है उसकी सडन डेथ हो जाएगी। एक तो ये केस हो सकता है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाएगा और हमारे पास या फिर उसकी सडन डेथ हो सकती है। या फिर दूसरा ये कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स वगैरह ये डिफरेंट परिंदे हैं जो पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स हैं, सॉरी परिंदे कह रही हूँ। जब परिंदे इंसेक्ट्स को खाएंगे, अगर ये पहली बात तो ये अगर आपने केमिकल्स का छिड़काव किया होगा तो ये इंसेक्ट्स ही वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। अगर ये मौजूद ही नहीं होंगे तो परिंदे क्या खाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो डाइट है वो खाने का जो एक प्रोसेस है वो कह लें इंतज़ाम किया हुआ है कुदरत ने वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम कहते हैं उनका जो डाइट वाला
डाइट नेचुरल डाइट का वे है, जो खुराक नेचर की तरफ से थी, वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, आगे बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ देखेंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसमें जो 4 क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन, ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये आपके पास ना बच्चे, ये जो परसेंटेज है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उनके परसेंटेज क्या है, ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ठीक है, स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।